हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। दोस्त मैं ईवीएस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कंटेंट से रिलेटेड है। ठीक है, उड़ने वाले तैरने वाले जंतु, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे कंटेंट मैं लेके आया हूँ। जैसे देखिए, भोजन पकाने की अलग अलग विधियाँ, ठीक है, ये बार बार पूछता है, आप भी जानते हैं। साथ में देखिए, अपशिष्ट पदार्थ एवं उनका पुनः चक्रण, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट मैंने लाया है। कौन जीव कौन जंतु कहाँ रहते हैं, उनके स्थान का, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। हर पॉइंट देखिए, अंतर्देशीय जल मार्ग हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग हो गया। आज के लिए इतना पॉइंट मैं लेके आया हूँ और इसी पे बात करने वाला हूँ दोस्त, ठीक है। अगर आप दोस्त नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अपने दोस्तों तक पहुंच जाए। किसी को भी भला कीजिएगा दोस्त तो भला ही होगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं अपने पॉइंट पे। देखिए दोस्त, आज का जो पॉइंट है ईवीएस का कंटेंट है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। उड़ने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं। उड़ने वाले पक्षियों द्वारा उड़ने का कार्य किया जाता है, ठीक है। जैसे शुतुरमुर्ग और एमू जैसे पक्षी उड़ते नहीं अपितु तेज गति से भागते हैं, ठीक है दोस्त। उसके बाद कहता है उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। उल्लू ही ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को 360 डिग्री तक दोस्त घुमा सकता है, ये भी याद रखिएगा। इससे पिछला क्लास में मैंने इसका चर्चा किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो बहुत सारे ईवीएस का कंटेंट इससे पहले मैंने, देखिए 55 पेज है ना, ये यहाँ पे 55 पेज, इससे पहले मैंने 1 से 54 पेज तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है विश्लेषण के साथ, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। तैरने वाले जंतु याद रखिएगा, तैरने वाले जंतु कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, तैरने वाले जंतु में आ जाएगा मेढक मछली के साथ साथ हंस व बत्तख जैसे पक्षी भी जल में तैरते हैं। फुदकने वाले जंतु कौन है, मेढक, याद रखिएगा। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो चलते चढ़ते, देखिए चलते भी हैं, चढ़ते तथा उड़ने तीनों कार्य को कर सकता है। कॉकरोच चलता भी है, चढ़ता भी है और उड़ता भी है, ये तीनों कार्य करता है, ठीक है दोस्त। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त। प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता बताइए। प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता कितना कितना है। देखिए आयु के साथ है, आयु वर्ग 10 से 12 वर्ष के लिए 2000 कैलोरी, ठीक है, प्रतिदिन। उसके बाद 12 से 14 वर्ष 2200 कैलोरी, 14 से 16 वर्ष 2600 कैलोरी, 15 से 18 वर्ष 3000 कैलोरी, और वयस्क के लिए हो जाएगा 2500 से 4000, ठीक है। 66 से 75 वर्ष के लिए हो जाएगा 2300 कैलोरी, ठीक है। प्रतिदिन के लिए इतना कैलोरी जरूरी है हमारे स्वस्थ रहने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। भोजन पकाने की अलग अलग विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ, इससे पूछता ही क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा भोजन पकाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इस पॉइंट पे। जैसे पहले दिया हुआ है सेक कर रोटी, कौन कौन सा चीज़ को सेक कर खाते हैं, रोटी, पापड़, ब्रेड और पिज्ज़ा, ये सब क्या है, सेक कर खाने वाला चीज़ है, ठीक है दोस्त। अगला आता है तल कर, आलू, मीट, मिर्च और पापड़, पापड़ को तला भी जाता है, ठीक है। भून कर, कौन कौन सा, आलू, चना, मूंगफली, भिंडी, मक्का, शकरकंद आदि, ये क्या है, भून कर। उबाल कर, चावल, दाल, आलू, मक्का, अंडा, शकरकंद आदि, ये सब है उबाल कर, ठीक है। तो आपसे पूछता है कभी कभी इनमें से मैचेबल भी पूछता है, कूट में सबसे ज़्यादा ईवीएस में कूट में पूछता है, ठीक है दोस्त। इसके लिए आपको जो है याद रखना ज़रूरी है। साथ में हम बात करते हैं नोट में दिया हुआ टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, ये सब क्या है, जिसको हम सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्त। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ जिसमें कहता है अवशिष्ट पदार्थ एवं उनका पुनर्चक्रण। वो कौन कौन से अवशिष्ट पदार्थ है जो पुनः वो हमें यूज में आते हैं। जैसे देखिए जैव निम्नीकरण, ठीक है, कचरा, ये कौन है,
यह वातावरण में कीटाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है। ठीक है, यह वातावरण द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है, मतलब मिल जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से देखिए, जैसे फल हो गया, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, कागज़, पत्तियाँ इत्यादि। ये सब क्या होता है कि मट्टी में सड़ गल के मिल जाते हैं। मतलब ये अब हमारे हैं जैव निम्नीकरण के उदाहरण। अब आते हैं देखिए अगला, जैव अनिम्नीकरणीय कचरा, जो नहीं घुल पाते, जो नहीं मिल पाते, जो नहीं सड़ पाते हैं, उसमें कौन कौन से देखिए। यह वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता है और वातावरण को दूषित करता है। ठीक है, अपघटित भी नहीं होता है और वातावरण को क्या करता है, दूषित करता है। इसके उदाहरण है जैसे देखिए पॉलीथीन, ये सब क्या है, वातावरण के लिए दूषित है क्योंकि ये दूषित करता है। कांच के टुकड़े, ये सब घटित नहीं होते हैं। प्लास्टिक इत्यादि, ये सब क्या है, कील हो गया लोहा का, ये सब मिट्टी में घटित नहीं होते हैं, इसीलिए इसे कहा गया अनिम्नीकरणीय कचरा। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त, कुछ प्रमुख जीव एवं उनके रहने का स्थान। आपको पहले ही बता दिया कौन से जीव कहाँ रहते हैं, उसका नाम क्या है प्रॉपर, इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे देखिए जीव में आ जाएगा शेर, इसका आश्रय हो जाएगा मतलब आवास, ये होगा मांद, मतलब शेर कहाँ रहते हैं, मांद में। ठीक है, दूसरा घोड़ा कहाँ रहते हैं, अस्थवल में। गधा भी कहाँ रहते हैं, अस्थवल में। कुत्ता कुकुरशाला में। बकरी या भेड़ बाड़ा में। ठीक है, याद रखिएगा। गाय बैल सैवान में। चूहा सांप बिल में। खरगोश बिल में। ठीक है, इस तरह की चीज़ है। जीव आश्रय में, पक्षी घोंसला में, मनुष्य घर में, हाथी जेवरा जंगल में, सुअर सुअरशाला में, मुर्गी या मुर्गा दरबा में। ये याद रखिएगा दोस्त, कभी कभी मैच करके पूछ देता है कोर्ट में कौन कहाँ रहते हैं, तो इसका नाम आपको पता होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप इस चीज़ को सही से बना नहीं पाइएगा। और मैंने आसानी से इसको आपके सामने रखा है, प्रयास कीजिएगा तो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। चलिए मैं आगे अगला पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। तो अगला पॉइंट हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कुछ सूक्ष्म कीड़े मकोड़े, जीव जंतु एवं उनके आश्रय। अब ये वो तो जानवर था, इसमें कुछ कीड़े मकोड़े जीव जंतु छोटे छोटे हैं। जीव में आ जाए, देखिए मकड़ी जाला, मकड़ी कहाँ, जाला, समूह में रहते हैं नहीं। ठीक है, चींटी बिल में रहते हैं लेकिन यह समूह में रहते हैं। मधुमक्खी छाता में रहते हैं लेकिन ये समूह में रहते हैं। दीमक पेड़ के तनों में लगते हैं लेकिन ये समूह में रहते हैं। याद रखिएगा समूह वाला कौन कौन सा कीड़ा मकोड़ा है और कौन कौन सा नहीं है। ततैया, ततैया कहाँ रहते हैं, ततैया छत्ता में रहते हैं और ये समूह में भी रहते हैं। बिच्छू बिल में रहते हैं लेकिन ये समूह में नहीं रहते हैं। केचुए बिल में रहते हैं लेकिन ये समूह में नहीं रहते हैं। ठीक है, भृंग ये समूह में नहीं रहते हैं। ठीक है दोस्त, इस तरह की चीज़ें जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, सड़क परिवहन से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, NH-44 याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। कितना, देखिए श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ता है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। याद रहेगा दोस्त, जिसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। NH-47A याद रखिएगा। इसे NH-966B या NH-47 का नवीन नाम के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार याद रखिएगा 3 किलोमीटर। कितना, 3 किलोमीटर याद रखिएगा, 3 किलोमीटर कुडानूर से विलिंगटन द्वीप तक है। कितना, 3 किलोमीटर कुडानूर से विलिंगटन
द्वीप तक है। अगला, भारत का सबसे प्राचीन शहर मार्ग शेरशाह सूरी मार्ग है। सबसे पुराना अगर पूछेगा सड़क मार्ग कौन सा है तो शेरशाह सूरी मार्ग है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। यह NH1 NH2, देखिए इसका नाम देख लीजिए, NH1 NH2, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, NH1 NH2 एवं NH91 को मिलाकर बनती है। यह कोलकाता से अमृतसर के बीच है, ये याद रखिएगा, कोलकाता से अमृतसर के बीच है। ठीक है दोस्त, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? मनाली लेह राजमार्ग है। याद रखिएगा, सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है, याद हो जाएगा दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लेके आया है, वो भी वन लाइनर, जो आपको कभी समझने में दिक्कत ही ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल जोनों में संकलित किया गया, मतलब 17 रेल जोनों में बांटा गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पहले था गोरखपुर, लेकिन अब गोरखपुर, हाँ अब गोरखपुर ही है, सॉरी, ये है 1.3, नहीं ये गोरखपुर नहीं है दोस्त, एक बार देख लेते हैं, कोई दूसरा है। ठीक है, यहाँ हम बदल के बताएंगे आपको, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा अभी का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। थोड़ा सा हमको ध्यान से उतर रहा है, इसको हम देख के बता देंगे। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे मुंबई से मंगलोर के बीच चलती है। ठीक है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 760 किलोमीटर है। इस मार्ग पर सैकड़ों पुल एवं सुरंगें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, जम्मू बारामूला रेल मार्ग की लंबाई 342 किलोमीटर है, जिसके प्रमुख स्टेशन हैं उधमपुर, कटरा, काजीगुंड, श्रीनगर एवं बारामूला आदि, ये सब उनके रेलवे स्टेशन है। ठीक है, वहाँ के मेट्रो रेल प्रणाली, इसकी शुरुआत कोलकाता से हुई है। कहाँ से? कोलकाता से। मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ से हुई है? कोलकाता से। ठीक है दोस्त, दिल्ली में, यहाँ देखिए, दिल्ली में इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2002 को हुई। ठीक है, दिल्ली में मेट्रो कब हुआ था? 25 दिसंबर 2002 को। मोनो रेल मुंबई में चलती है। मोनो रेल कहाँ चलती है? मुंबई में। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, अंतर्देशीय जलमार्ग। बताइए, अंतर्देशीय मतलब हमारे देश के अंदर ही कहाँ से कहाँ जलमार्ग है। याद रखिएगा, इलाहाबाद से हल्दिया, ये कौन सी नदी में? गंगा नदी में। सदिया से घुबरी, यह है ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, कोलम से कोट्टामपुरम, यह है केरल में। ठीक है, कोट्टामपुरम होगा। तालचर से पारादीप, ये हो जाएगा ब्राह्मणी नदी में। ठीक है, उसके बाद लखीमपुर से भागा, ये हो जाएगा बराक नदी में। ठीक है, काकीनाडा से पुडुचेरी, ये याद रखिएगा दोस्त, अंतर्देशीय जलमार्ग है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, जहाँ से हमारा व्यापार होता है जलमार्ग के रास्ते से, वो कौन कौन से जलमार्ग हैं? देखिए, कांडला कहाँ है? गुजरात में, यहाँ से होता है, ये नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, नहावा सेवा मुंबई में है, मारमागांव गोवा में है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, कोची केरल में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पारादीप ओडिशा में है, हल्दिया कोलकाता सहायक बंदरगाह है। ठीक है दोस्त, इस तरह के ये सभी पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जहाँ से विदेश के लिए, अदर कंट्री के लिए हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दमदम, कहाँ पे? कोलकाता में। फिर देखिए, मीनाम्बकम
राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ठीक है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। ये दोस्त आपको याद रखना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। और आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वैसे टाइम है नहीं, और नहीं तो आप चाहेंगे तो इसको आराम से 1 से 2 बार देख के आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाके दोस्त देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ। ईवीएस का हो गया, मैथ पेडागोजी का हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, बाल विकास हो गया, सभी का मैंने डाल दिया। थैंक यू दोस्त।